हेलो 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 हेलो। हमारी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है तो जल्दी से एक बार जुड़ जाइए और फिर शुरू करते हैं हम लोग। सीधी बात नो बकवास में आपका स्वागत करते हुए पहला प्रश्न, तांबे के एक तार की त्रिज्या दे दिया है। तांबे के एक तार की त्रिज्या यानी रेडियस इज इक्वल टू 0.5 mm। यहां से रेडियस बराबर हो जाएगा 0.5 इंटू 10⁻³ मीटर। बहुत बढ़िया बात। लंबाई दे दिया है, एल का मान दे दिया है 100 मीटर। यदि पदार्थ की प्रतिरोधकता रो का मान जो है 2.5 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर है तो तार का प्रतिरोध क्या होगा? आपको पता होगा आर बराबर रो एल बाय ए होता है और ए के जगह पर हम लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा रो एल बाय पाई आर स्क्वायर। और यहां से अगर हम जाते हैं, यहां से अगर हम जाते हैं, यहां से अगर हम जाते हैं, यहां से अगर हम जाते हैं तो यहां से हो जाएगा रो का मान हो जाएगा 2.5 इंटू 10⁻⁸ इंटू एल का मान हो जाएगा 1000 अब बट्टे पाई आर स्क्वायर का मान कितना है? आर स्क्वायर बोले तो 0.5 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। देखिए पाई को पाइये रहने दीजिएगा क्योंकि पाई दिया हुआ है। आंसर बता दीजिए कितना आ रहा है? ए की बी की सी, जल्दी बता। 10/पाई ओम आ जाएगा। देखो सॉल्व करके 10/पाई आ रहा है। सर आपके टीम का थैंक्स है। किस चीज के लिए भाई? जल्दी बताइए। सर जी मेहरून कलर में मस्त लग रहे हैं। वाह बहुत बढ़िया। यही सब नहीं करना, चला पढ़ाई पे ध्यान देना। बताओ जल्दी से आंसर क्या हो जाएगा? आर बराबर होता है रो एल बाय ए। रो का मान दिया हुआ है, एल का मान दिया हुआ है, ए के जगह पाई आर स्क्वायर हो गया, आंसर आ गया। ए के जगह पर पाई आर स्क्वायर हो गया, आंसर आ गया। जल्दी से लिख। अच्छा बताओ, चला एक चीज हमेशा ध्यान रखना, प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करता है? आपको क्वेश्चन पूछता है कि प्रतिरोधकता जो है किस चीज पर निर्भर करता है। जल्दी से बता देगा कोई भाई मेरा। प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में अंतर है। चला प्रतिरोध जो है इसको आर से डिनोट करते हैं आप। प्रतिरोधकता जो है, प्रतिरोधकता इसको चला रो से डिनोट करते हैं। तो आपको क्वेश्चन पूछेगा प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करता है? प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करता है? एगो ताप पर और दूसरा देगा पदार्थ पर। तो बताइए आंसर क्या होगा? एगो ताप पर, एगो पदार्थ पर। व्हाट इज द आंसर? व्हाट इज द आंसर? ताप पर कि पदार्थ पर कि दोनों पर? तीसरा ऑप्शन दे देगा 1 एंड 2 बोथ पर। कहते प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करता है? एगो ताप पर, एगो पदार्थ पर, एगो 1 एंड 2 बोथ पर। बताओ आंसर क्या होगा? अगला प्रश्न जल्दी बताओ। एकदम चला न्यूमेरिकल अलग से करवा देंगे। वो लड़का लिखता है ई सब हमको समझ में नहीं आता है गुरुजी, न्यूमेरिकल अलग से करवा दीजिए। अरे छोटा जगरा ई ने समझ में आ रहा होगा, न्यूमेरिकल समझ में आएगा? एकदम नहीं आएगा। आंसर बता दो जल्दी से क्या हो जाएगा? 3 इज द राइट आंसर। भैया प्रतिरोधकता ताप और पदार्थ दोनों पर निर्भर करता है। प्रतिरोधकता ताप और पदार्थ दोनों पर निर्भर करता है। जबकि वहीं अगर हम प्रतिरोध की बात करेंगे, वहीं अगर हम प्रतिरोध की बात करें, वहीं अगर हम प्रतिरोध की बात करें, वहीं अगर हम प्रतिरोध की बात करें, प्रतिरोध की अगर हम बात करें, यह समानुपाती होता है लंबाई के। प्रतिरोध समानुपाती होता है, प्रतिरोध समानुपाती होता है लंबाई के। प्रतिरोध समानुपाती होता है ताप के। प्रतिरोध व्युत्क्रमानुपाती होता है क्षेत्रफल के। और अलग अलग तार का प्रतिरोध अलग अलग होता है। अलग अलग तार का प्रतिरोध अलग अलग होता है। अलग अलग तार का प्रतिरोध अलग अलग। प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती, ताप के समानुपाती, क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती। प्रतिरोध अलग अलग तार का प्रतिरोध अलग अलग होता है। अलग अलग तार का प्रतिरोध अलग अलग होता है। अब बताओ चला प्रतिरोधकता निर्भर करता है ताप और पदार्थ पर। ध्यान रखना, प्रतिरोधकता ताप और पदार्थ पर। अब प्रतिरोध लंबाई पर, तापमान पर, क्षेत्रफल पर। अलग अलग तार का प्रतिरोध अलग अलग होता है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपकी सेवा में है और एनसीईआरटी से सेवा कर रहे हैं हम आपकी। एनसीईआरटी चला ऐसा है ना, या तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा तो बन जाएगा, या अगर आसान पूछेगा तो इससे बन जाएगा। दोनों बातें। अब बता, आधुनिक आवर्त सारणी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? सोडियम, मैग्नीशियम, सल्फर आधुनिक आवर्त सारणी के चौथे आवर्त में है। देखो आवर्त कैसे निकालना है, इसको 2 8 8 18 पे निकालिए
तो ये हो जाएगा 11 है तो 2 8 1, ये तो तीसरे आवर्त का है। देखो 2 8 1 करेंगे, 11 है 2 8 1 करेंगे तीसरे आवर्त का, यही तो गलत है। कौन सा सही नहीं है, हमें यही गलत है। इसमें आधुनिक आवर्त सारणी में कह रहा है, आधुनिक आवर्त सारणी में 18 समूह और 7 आवर्त है, एकदम सत्य वचन है, सत्य वचन है, इसलिए ये आंसर नहीं होगा, गलत चुनना है। फिर कहता है एक ही समूह में उपस्थित तत्वों के संयोजी इलेक्ट्रॉन समान होते हैं, एकदम सही होते हैं। एक तत्व का इलेक्ट्रॉन जैसे हे लीना करो रब से फरियाद, उसका संयोजी इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे तक समान होता है। अब समूह में नीचे की ओर बढ़ने पर कोषों की संख्या बढ़ती है, कोषों की संख्या बढ़ेगी तब ना आवर्त की संख्या बढ़ेगी। आंसर बता दो क्या हो जाएगा। सोडियम पहले तो है, वो चौथा आवर्त का नहीं है, वो तीसरा का है। ऐसे बोलते हैं ना, चला हे लीना तो ई करो रब से फरियाद, ई चला पहले आवर्त का है, ई दूसरे आवर्त का है, ई तीसरे का है, ई चौथे का है। आई कर है सोडियम तीसरे चौथे आवर्त का है, तो गलत ना है, तीसरे आवर्त का है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। जब एक गोली ठोस घर्षण रहित मेज से टकराती है, एक गोली है जो ठोस घर्षण रहित मेज से सतह से टकराती है, एक गोली ठोस घर्षण रहित सतह से टकराकर अंतः स्थापित हो जाती है तो क्या संरक्षित होगा। मतलब ठोस घर्षण ही न सतह से टकराती है और उसके अंदर घुसकर स्थापित हो जाती है, ये क्वेश्चन है। कहता है गौर फरमाइएगा कि अगर एक गोली ठोस घर्षण रहित सतह से टकराकर अंतः स्थापित, उसके सतह में घुसकर प्रवेश कर जाती है, तो कहीं पर भी टक्कर होगा ना, उसमें क्या संरक्षित रहेगा, संवेग। क्या संरक्षित रहेगा, चला संवेग। ए और बी दोनों दे दिया है। देखो ये तब होगा जितना वेग से जाएगा उतने वेग से लौट के आएगा, या जितना वेग से जा रहा है धंसने के बाद भी उतने वेग से जाएगा, तब को दोनों संरक्षित रहेगा, संवेग भी और गति ऊर्जा में। लेकिन ये कभी हो सकता है दोनों संरक्षित रहे? प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ऐसा हो ही नहीं सकता है, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ऐसा नहीं होगा जिसमें दोनों संरक्षित रहेगा। लेकिन अगर प्रत्यास्थ टक्कर की बात करें, प्रत्यास्थ टक्कर की बात करें, प्रत्यास्थ टक्कर की बात करें, किसकी बात करें, चला प्रत्यास्थ टक्कर की बात करें, तो ये जितनी ऊंचाई से नीचे आएगा उतनी ही ऊंचाई से तक ऊपर जाएगा, तो इसको हम लोग कहते हैं प्रत्यास्थ टक्कर। जितनी ऊंचाई से नीचे आएगा उतनी ही ऊंचाई तक ऊपर जाएगा, प्रत्यास्थ टक्कर। लेकिन ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ऐसा नहीं है जिसमें दोनों संरक्षित रहे। ये तब होगा जब जितनी ऊंचाई से नीचे गया उतनी ही ऊंचाई से ऊपर आएगा, तब ये संभव है, लेकिन ये प्रैक्टिकली संभव नहीं है। तो जितना भी टक्कर प्रैक्टिकल एग्जांपल है, बॉल पटके, गोली धस गया, हम टकरा गए, बस टकरा गया, इस सब में संवेग संरक्षित रहेगा। अर्थात प्रैक्टिकल अगर हम बात करें, प्रैक्टिकल अगर हम बात करें तो प्रैक्टिकल में संवेग संरक्षित रहेगा। प्रैक्टिकल में अगर हम बात करें तो संवेग संरक्षित रहेगा। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो उसमें संवेग संरक्षित रहेगा। प्रैक्टिकल जितना भी एग्जाम्पल है उसमें संवेग संरक्षित रहेगा। चला कोशिश कीजिए पहले प्रश्न से जुड़ें और उसका लाभ लें। दोस्त मेरे, कलम आपकी पूंजी है और इससे आप अपना जीवन बदल सकते हैं। कहते हैं मोनेरा जगत के जीवों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस जगत के सभी जीवों में कोशिका भित्ति उपस्थित है? गलत है। कोशिका भित्ति केवल और केवल पादपों में उपस्थित होता है। अब मोनेरा जो होता है, चला प्रोकैरियोटिक की यूकैरियोटिक, मोनेरा जो होता है, मोनेरा जगत के जो जीव होते हैं ये प्रोकैरियोटिक होते हैं। प्रोकैरियोटिक मतलब अविकसित होते हैं, अविकसित होते हैं। अब फिर कहता है, इसका मतलब ये गलत है कि सही है? ये गलत है। और नील हरित शैवाल इस जगत के उदाहरण है, ये सही है। नील हरित शैवाल मोनेरा ही है। नील हरित शैवाल जो है ये मोनेरा है। नील हरित शैवाल में सबसे अधिक क्या पाया जाता है? सेलुलोज। क्या पाया जाता है? चला सेलुलोज पाया जाता है। और क्या प्रॉपर्टी है नील हरित शैवाल का? इसमें आरबीसी पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है? केंद्रक नहीं पाया जाता है। नील हरित शैवाल की अगर हम बात करें, आरबीसी तो पाया ही जाता है, केंद्रक नहीं पाया जाता है। इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। इसमें क्या नहीं पाया जाता है दोस्त? इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। आंसर बता दो क्या होगा। नील हरित शैवाल इस जगत के उदाहरण, नील हरित शैवाल सेलुलोज पाया जाता है, केंद्रक नहीं पाया जाता है। आंसर बता दो जल्दी से क्या हो जाएगा। व्हाट इज द आंसर? केवल
बी इज द राइट आंसर, केवल 2 सही है। इस जगत के जीवों में कोशिका भित्ति उपस्थित होता है? एकदम नहीं होता है, प्रोकैरियोटिक होता है, अविकसित होता है। मुनेरा जगत के जो जीव हैं ये प्रोकैरियोटिक होते हैं और अविकसित होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं और अविकसित होते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, देखो चला। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकीर्णन का मतलब होता है क्षय, प्रकीर्णन का मतलब होता है चला प्रकाश का क्षय। अच्छा, इसका एग्जाम्पल क्या क्या है? खतरे में लाल रंग, खतरे में लाल रंग, खतरे में कौन रंग दोस्त मेरे? लाल रंग। इसका और एग्जाम्पल की अगर बात करोगे तो कौन है इसका एग्जाम्पल? जैसे 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 टिंडल प्रभाव, टिंडल प्रभाव में क्या होता है? कोलाइडी विलियन से जब प्रकाश गुजारते हैं तो उसका क्षय हो जाता है। सूर्य का लाल दिखना, सूर्य का लाल दिखना। और इसका एग्जाम्पल है आसमान के नीचे पानी नीला दिखना, आसमान के नीचे पानी नीला दिखाई देना। और इसका एग्जाम्पल है दोस्त मेरे कि भैया आकाश का नीला दिखना, आकाश का नीला दिखना, आकाश नीला दिखता है, यह भी प्रकीर्णन का एग्जाम्पल है। अब आंसर बता दीजिए क्या हो जाएगा? कह रहा है निम्नलिखित में प्रकाश के प्रकीर्णन के अनुप्रयोग को पहचानिए। प्रकीर्णन का मतलब होता है क्षय, खतरे के संकेत में लाल रंग प्रकीर्णन है। समय के पूर्व सूर्योदय से विलंब होना यह अपवर्तन है, ये अपवर्तन है, समय से पूर्व और समय के बाद तक दिखाए। तारे का टिमटिमाना ये भी अपवर्तन है। टिंडल प्रभाव ये और बताओ कौन? और एक सूर्य का लाल दिखाई देना, सूर्य का क्या दिखाई देना? लाल दिखाई देना। और टिंडल प्रभाव ये सब है। आंसर बता दो जल्दी से क्या हो जाएगा? खतरे के संकेत में कौन दिखाई देना? लाल दिखाई देना। खतरे के संकेत में क्या दिखाई देना दोस्त मेरे? लाल दिखाई देना। ए डी और ई कन है, डी ई ए यहां है, आंसर हो जाएगा। एनसीईआरटी का सवाल है, थोड़ा सा छकाएगा जरूर, थोड़ा सा चला जी आपको छकाएगा जरूर। कहते हैं, क्या कहते हैं? खतरे के संकेत में लाल रंग का होना। उसके बाद टिंडल प्रभाव, टिंडल प्रभाव कोलाइडी विलियन से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। और सूर्य का लाल दिखाई देना, आसमान के नीचे पानी नीला दिखाई देना, आकाश नीला दिखाई देना। कोई भी किसी खास रंग का दिखाई देगा ना, ये प्रकीर्णन है। कोई भी किसी खास रंग का दिखाई देगा, ये प्रकीर्णन है। आंसर तारों का टिमटिमाना, सूर्य का विलंब से दिखाई देना, अपवर्तन है। आ जाए इधर, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है निम्न में से कौन सा गुणधर्म आवर्त सारणी के समूह में नीचे जाने पर समान ही बना रहता? अभी तुरंत ने बताए थे संयोजकता, संयोजकता या संयोजी इलेक्ट्रॉन समान बना रहता, बाकी कुछ भी नहीं। आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाने पर संयोजी इलेक्ट्रॉन और संयोजकता समान रहता है, बाकी कुछ भी समान नहीं रहता है। देख लो, हे लीना करो रब से फरियाद, सबका संयोजी इलेक्ट्रॉन एक, सबका संयोजकता एक। आध्यात्मिक गुण और अधात्विक गुण की अगर बात करोगे ना, इधर होता है धातु, इधर होता है अधातु, इधर होता है दोस्त मेरे बीच में वो होता है उपधातु। धातु अधातु उपधातु। इधर जाओगे अधात्विक गुण बढ़ेगा, धात्विक गुण घटेगा। फिर ऊपर से नीचे आओगे तो उल्टा हो जाएगा। जिसकी ओर जाओगे वो गुण बढ़ेगा, जिससे दूर जाओगे वो गुण घटेगा। तो देखो इधर जा रहे हो ना, तो धातु से दूर जा रहे हो तो यह गुण घटेगा, अधातु की ओर जा रहे हो अधात्विक गुण बढ़ेगा। आंसर 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 आंसर। अगला संयोजी इलेक्ट्रॉन और संयोजकता में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आजा मेरे राजा लेके ढोल बाजा। कहते हैं आदर्श गैस समीकरण एकदम सही है, पीवी और आयनर्टी। चार्ल्स का नियम ही नहीं है, ये जो नियम है ये बॉयल्स का है, ये बॉयल्स का है। और चार्ल्स का नियम की अगर बात करोगे, पी वी टी, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, ये चार्ल्स का नियम है। अब बॉयल्स का नियम उल्टा दे दिया है, देखो ये उल्टा दे दिया है। चला, ये बॉयल्स का नियम जो है, ये चार्ल्स का नियम ये है, अब बॉयल्स का नियम ये है, यही ना है। एक होता है गेलुसाक का नियम, गेलुसाक का नियम, गेलुसाक का नियम कहता है P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T व्हेन V इज कांस्टेंट। एक होता है एवोगाड्रो का नियम, एक होता है एवोगाड्रो का नियम, एक होता है एवोगाड्रो का नियम। एवोगाड्रो का नियम कहता है भी गैसों का आयतन अणुओं की संख्या के समानुपाती होगा। एक होता है एक दिया था, चला डाल्टन ने आंशिक दाब नियम दिया था, इसको याद रखना। डाल्टन ने आंशिक दाब नियम दिया था, डाल्टन ने आंशिक दाब नियम दिया था। डाल्टन ने कौन नियम दिया था? चला, आंशिक दाब नियम दिया था। किसने? डाल्टन ने।
गेलुसाक ने P is directly proportional to T when V is constant, एवोगाड्रो V is directly proportional to N, और डाल्टन ने आंशिक दाब नियम दिया था। डाल्टन ने क्या दिया था दोस्त मेरे? आंशिक दाब नियम दिया था। डाल्टन ने कौन नियम दिया था? आंशिक दाब नियम दिया था। आंसर बताओ। डाल्टन ने आंशिक दाब नियम दिया था। इक्के को कहता कौन युग्म पर विचार कीजिए कौन सा सही सुमेलित है। सही सुमेलित इक्के को है 1 नंबर। आंसर इक्के को है 1 नंबर इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा और बता दीजिए जल्दी से क्या हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन कहता है किस ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व, एकदम आसान है। ये देखो चला ES ब्लॉक है, EP ब्लॉक है, बीच में D ब्लॉक है, सबसे नीचे F ब्लॉक है। तो देखो ये S और P के बीच में जो D है, ध्यान देना चला, S और P के बीच में, S और P के बीच में जो D है, तो D है इसीलिए इसके बीच में है, दोनों के बीच में, इसलिए इसको हम संक्रमण तत्व कहते हैं। यहीं से F ब्लॉक निकल कर आया है, इसीलिए इसको हम लोग अंतः संक्रमण तत्व कहते हैं। ये देख लो, इसको कहते हैं, इसके तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं, संक्रमण तत्व कहते हैं, और F ब्लॉक को हम लोग अंतः संक्रमण तत्व कहते हैं। इसको हम लोग अंतः संक्रमण तत्व कहते हैं। और S ब्लॉक को हम लोग क्षारीय धातु ब्लॉक कहते हैं, क्षारीय धातु ब्लॉक कहते हैं। P ब्लॉक का कोई स्पेशल नाम नहीं है। S ब्लॉक का क्षारीय धातु ब्लॉक कहते हैं, D ब्लॉक को संक्रमण तत्व कहते हैं, F ब्लॉक को अंतः संक्रमण तत्व कहते हैं। F ब्लॉक को कौन तत्व कहते हैं? चला अंतः संक्रमण तत्व। S और P के बीच में D है संक्रमण, और D से F निकल कर आया है, इसलिए F ब्लॉक को अंतः संक्रमण तत्व के नाम से जानते हैं। AR रेमो ब्लॉक की आप अगर आ सकते हैं तो आ जाइए, हम कोशिश करेंगे आपको कोई काम दे देने का और आप काम करके यहाँ पढ़ाई कर पाइएगा। चला हम लोग का भी एक लिमिट है, एक लिमिट तक ही अभी 350 बच्चे अपने यहाँ चला काम करके, लड़के और लड़कियां दिव्यांग बच्चे काम कर करके पढ़ रहे हैं। उससे ज्यादा की मेरी क्षमता भी नहीं है लेकिन फिर भी अगर एक आध दो को तो हम कंसीडर कर ही सकते हैं। चला जी इतने मतलब दिक्कत वाले बच्चे आते हैं कि कंसीडर कर, बहुत सारे समझो 40 से 45 बच्चों जो हमको ज़रूरत नहीं है, उस बच्चे को भी रख के कोई ना कोई काम दे दिए ताकि वो बच्चा यहाँ पढ़ सके। बाकी तो चला ऊपर वाला जानता है कि हो सकता है तुमको लगेगा कि सर तो ऐसे ही बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं वगैरह वगैरह, उससे चला हमको फ़र्क नहीं पड़ता है। हमको ये फ़र्क पड़ता है कि हमको ऊपर वाले को तो चला जवाब देना ना पड़ेगा। तुमको यहाँ हम झूठ बोल देंगे, लेकिन ऊपर वाले को तो एकदम 100% जवाब देना पड़ेगा कि हमने क्या किया। और हर चीज चला निगेटिव ही नहीं होता है, कुछ चीजें धरती पर पॉजिटिव भी हैं। आप भी कुछ पॉजिटिव लाइफ में जरूर कीजिए, न तो ऊपर जाके हिसाब देना पड़ेगा और यहीं भुगतना पड़ेगा। कहते हैं चला जी इनमें से कौन सा लवण एंटाएसिड का एक सक्रिय संघटक है, NaHCO3 या MgOH2? ये ध्यान रखिएगा चला जी कि जो एंटाएसिड है ना, वो एंटाएसिड क्षार होता है। एंटाएसिड जो होता है क्षार होता है, क्षार में भी दुर्बल क्षार होता है, क्षार में भी चला दुर्बल क्षार होता है। एंटाएसिड जो होता है वो दुर्बल क्षार होता है। Na2CO3 × 10H2O जिसको हम कहते हैं, ये तो चला वॉशिंग सोडा है, ये वॉशिंग सोडा है, वॉशिंग सोडा है, वॉशिंग सोडा से ही बेकिंग सोडा बनता है। और CaOCl2 जो है ये ब्लीचिंग पाउडर है, ब्लीचिंग पाउडर है, ये जो है चला ब्लीचिंग पाउडर है। और इधर आओगे CaCl2 तो कैल्शियम क्लोराइड है, कैल्शियम क्लोराइड। ब्रीदर में, ट्रांसफार्मर के ब्रीदर में नमी अवशोषक के रूप में प्रयोग करते हैं, नमी अवशोषक के रूप में हम लोग इसका उपयोग करते हैं ट्रांसफार्मर में। CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर से कहेगा कौन सी गैस निकलती है? क्लोरीन। एंटाएसिड एक प्रकार का क्षार है, क्षार में भी कैसा क्षार है? दुर्बल क्षार। NaHCO3 या MgOH2 का हम लोग प्रयोग करते हैं इसके रूप में। CaCl2 ब्रीदर में नमी अवशोषक के रूप में, Na2CO3 × 10H2O वॉशिंग सोडा के रूप में, CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर में Cl2 इससे निकलता है। कौन गैस निकलता है? चला Cl2 गैस निकलता है। ब्लीचिंग पाउडर जब ये दे दे क्लोरीन मार देना, क्लोरीन दे दे तो ब्लीचिंग पाउडर मार देना। सीधी बात, नो बकवास, सिर्फ पढ़ाई में आपका स्वागत करते हैं। आंसर जल्दी बताओ, या तो NaHCO3 एंटाएसिड में, या तो NaHCO3 दे देना या MgOH2 दे देना। NaHCO3 दे देना या MgOH2 दे देना। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला प्रश्न है
जब कोई छात्र दूध में नींबू की कुछ बूंदे मिलाता है तो कौन सी अभिक्रिया, नींबू मिलाएगा तो फटेगा, अब फटेगा चला तो एक अवक्षेप जो है, जो जल में अघुलनशील होता है, जो जल में अघुलनशील होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, छेना वगैरह कहते हैं, जल में अघुलनशील होता है, जल में घुलनशील, अघुलनशील को ही अवक्षेप कहते हैं। बताओ तो छेना जो है वो रस में डालते हैं तो क्या घुलता है, नहीं घुलता है, बताओ जल्दी से। कहते जब कोई छात्र दूध में नींबू की कुछ बूंदे मिलाता है तो कौन सी अभिक्रिया होती है, दूध में अगर नींबू की कुछ बूंदे मिला देगा तो वो अवक्षेपण अभिक्रिया होगा। अवक्षेपण अभिक्रिया क्योंकि दूध में नींबू मिलाएगा, वो फटेगा, फटेगा तो पनीर बनेगा, अब पनीर बनेगा चला तो वो जल में अघुलनशील है, अघुलनशील जो होता है उसी को अवक्षेप कहते हैं। आंसर हो जाएगा अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया के बारे में कहेगा कि ये जल में घुलनशील की अघुलनशील, तो कहिएगा जल में अघुलनशील होता है। जल में क्या होता है दोस्त मेरे, अघुलनशील होता है। अगला, माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की मदद से पाइरुवेट का विघटन, ये तो 100 बार क्वेश्चन पूछा है, कितना, 3 कार्बन डाइऑक्साइड अणु की जरूरत होती है। पिछला एकदम याद रखो, माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की मदद से पाइरुवेट के विघटन के दौरान कितने कार्बन डाइऑक्साइड, 3। आप प्रकाश संश्लेषण में पूछ देगा कितने कार्बन डाइऑक्साइड, 6। याद रखना, प्रकाश संश्लेषण में अगर पूछ देगा कितने कार्बन डाइऑक्साइड तो याद रखो 6। प्रकाश संश्लेषण में कितने कार्बन डाइऑक्साइड, 6 CO2 की जरूरत है, 6 CO2 की जरूरत है। प्रकाश संश्लेषण में अगर बात करें चला तो कितने की जरूरत है, 6 CO2 की जरूरत है। प्रकाश संश्लेषण में कितने CO2 की जरूरत है, तो कहेंगे भैया मेरे 6 CO2 की जरूरत है। आंसर आपकी क्लास कितने बजे आती है? मेरी क्लास चला जी एक तो 6:20 में सेकंड चैनल पे आती है और 9:20 में यहाँ आती है, 9:30, 6:25 में वहां, 6:25 में यहाँ भी। अगला का आंसर बता दीजिए। उष्मा गतिकी का प्रथम नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर को अभिव्यक्त करता है, सही की गलत? 100% सही है, और ये हम अपने 5th एडिशन में लिख भी दिया, अभी जो चल रहा है 4th एडिशन उसमें भी लिखा हुआ है। किसी सिलेंडर में बंद गैस की उष्मा गतिकी निकाय है, किसी सिलेंडर में बंद गैस उष्मा गतिकी निकाय है कि नहीं है? एकदम है। किसी सिलेंडर में बंद गैस उष्मा गतिकी निकाय है, थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, ये है। आंसर बताओ जल्दी से, क्या हो जाएगा? 1 और 2 दोनों इज द राइट आंसर। चलो याद करना होगा, कहता है कैल्शियम ऑक्साइड, देखो तुरंत बना दोगे तुम। कैल्शियम ऑक्साइड जो है ये जल से अभिक्रिया करता है, जल से अभिक्रिया करने के बाद बुझा चूना बनाता है, CaOH Hall 2। अब बताइए आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बता? संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा, क्योंकि संयोजन अभिक्रिया ही तो है कि A B से अभिक्रिया करेगा और AB बना देगा। ये संयोजन अभिक्रिया ही तो है, अपघटन तो होगा नहीं। अपघटन का मतलब टूटना। अपघटन अभिक्रिया का एग्जांपल है CaCO3 जब बना देता है CaO प्लस CO2। विस्थापन अभिक्रिया उष्मा शोषी अभिक्रिया जो उष्मा लेगा, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया जो उष्मा देगा। उष्मा शोषी अभिक्रिया में देखो क्या क्या है, एगो है ऊर्ध्वपातन, एगो है मेरे दोस्त, एगो तो उष्मा शोषी अभिक्रिया में 2 गो है, कौन कौन? एगो ऊर्ध्वपातन, एगो वाष्पीकरण। ये दोनों को उष्मा चाहिए, ऊर्ध्वपातन और वाष्पीकरण, ये दोनों को क्या चाहिए? उष्मा चाहिए, ये दोनों को उष्मा चाहिए। अगला लोलक की कलावधि, आवर्तकाल। लोलक की कलावधि की अगर हम बात करें तो कहता है आवर्तकाल डैश पर निर्भर करता है, T बराबर होता है 2π√L/G। कहता है लोलक का कलावधि आवर्तकाल किस पर निर्भर करता है? द्रव्यमान पर निर्भर करता है? एकदम नहीं करता है, केवल L और G पर करता है। लंबाई पर निर्भर करता है, समय पर भी निर्भर नहीं करता, ताप पर भी नहीं करता, केवल L और G पर करता है। T बराबर 2π√L/G इज द राइट आंसर। ओहो, इस क्वेश्चन आप एकदम गैल्वेनोमीटर जब ये दे दे धारा मार दो। गैल्वेनोमीटर परिपथ में संयोजित होने पर डैश की उपस्थिति, धारा की उपस्थिति का। विभवांतर कौन रे? पोटेंशियोमीटर की वोल्टमीटर। विभवांतर के लिए चला वोल्टमीटर, ये ध्यान रखना। वोल्ट विभवांतर, विभव में अंतर अगर निकालना है तो वोल्टमीटर, अब विभव निकालना है तो पोटेंशियोमीटर। एकदम ध्यान रखना, विभव निकालना है तो पोटेंशियोमीटर, विभव निकालना है तो पोटेंशियोमीटर। अब वोल्टमीटर हो जाएगा जो वोल्टेज नापने के, विभवांतर नापने के लिए वोल्टमीटर,
अब विभव नापने के लिए पोटेंशियोमीटर, ये ध्यान रखना चला। धारा के लिए गैल्वेनोमीटर, धारा की उपस्थिति, एगो चीज और ध्यान रखना, धारा की उपस्थिति अगर कह देगा, धारा की उपस्थिति अगर कह देगा तो गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर, धारा की उपस्थिति अगर कह देगा तो गैल्वेनोमीटर, धारा की उपस्थिति अगर कह देगा तो गैल्वेनोमीटर, और अगर कह देगा धारा नापता है कौन, नापता है कौन, तो आमीटर, धारा नापता है कौन, आमीटर। विभवांतर नापने के लिए वोल्टमीटर, विभव नापने के लिए पोटेंशियोमीटर, धारा की उपस्थिति के बारे में बताएगा गैल्वेनोमीटर, और धारा को नापेगा आमीटर। सीधी बात, नो बकवास, सिर्फ पढ़ाई में आपका स्वागत करते हैं। अब देख लो, कहते हैं आवृत्ति सब नहीं पूछेगा, प्रतिरोध भी नहीं पूछेगा तुमको, यही इतने पूछता है। धारा नापने की उपस्थिति गैल्वेनोमीटर, धारा को नापता है आमीटर, विभवांतर नापने के लिए वोल्टमीटर, विभव को नापता है पोटेंशियोमीटर। विभव को नापता है कौन, पोटेंशियोमीटर इज द राइट आंसर। जल्दी लीक, जल्दी लीक, जल्दी लीक, जल्दी लीक। जल्दी लीक। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, कहता है एक विद्युत परिपथ तप्त किए जाने पर इतना वाट प्रति मिनट की दर से ऊर्जा की खपत करता है। यदि परिपथ के टर्मिनलों का वोल्टेज इतना हो तो परिपथ का प्रतिरोध कितना होगा। तो P बराबर हो जाता है चला V²/R। हमको क्या निकालना है, प्रतिरोध R। R बराबर होता है V²/P। P² यहाँ प्रति मिनट, यहाँ पर चला थोड़ा सा ठीक कर लो, ये प्रति सेकंड हो जाएगा। यहाँ पर V² के जगह पर हम ले लेंगे 270 का स्क्वायर, अब बट्टा P का मान हो जाएगा 540। इसको सॉल्व कीजिए तो कितना आ जाता है, 27 दूनी 2 मरतबे कटेगा, यानी 270 अब बट्टा 2 हो जाएगा। क्या कितने हो रहा है, क्या कितना आ जाएगा, 135 ओम इज द आंसर। यहाँ प्रति मिनट की जगह पर प्रति सेकंड कर लीजिए, आंसर आ जाएगा 540 वाट प्रति सेकंड है, यानी पावर का मान दे दिया है कितना, 540 कर लीजिएगा। 135 ओम इज द राइट आंसर। यहाँ से ई टॉपिक से क्वेश्चन चला, कितनों सुखाड़ आया ना, एकदम वहां भारी भारी क्वेश्चन पूछा तो ई टॉपिक को नहीं छोड़ा बोर्ड। कितनों भारी भारी क्वेश्चन आया चला तो ई टॉपिक को नहीं छोड़ा बोर्ड। याद रखना एकदम, P बराबर V²/R, I²R, इससे क्वेश्चन पूछवे करेगा। कहते हैं ए अनुप्रस्थ तरंगे केवल एक माध्यम में उत्पन्न की जा सकती है। देखो चला, तरंग दो प्रकार का, एक होता है अनुप्रस्थ तरंग, अनुप्रस्थ है, अनुप्रस्थ है, अनुप्रस्थ है, और तरंग अनुदैर्ध्य भी है, तरंग अनुदैर्ध्य भी है। अब चला देखो, अनुप्रस्थ तरंग मतलब जो ऐसे ऐसे गमन करे, अनुदैर्ध्य तरंग मतलब जो सीधे गमन करे, और अनुप्रस्थ तरंग होता है 90 डिग्री, अनुदैर्ध्य तरंग होता है 0 डिग्री। अब ध्यान देना, अनुप्रस्थ तरंग की अगर हम बात करें तो अनुप्रस्थ तरंग में आपका कहाँ कहाँ होता है, जल के सतह पर, रस्सी में, जल के सतह पर भी और रस्सी पर भी ऐसे ऐसे तरंग होता है। अनुदैर्ध्य तरंग की देखो, ध्वनि तरंग भी होता है, ध्वनि, ध्वनि जल के सतह पर, ध्वनि जल के सतह पर अनुदैर्ध्य अनुप्रस्थ है। अनुदैर्ध्य तरंग की बात करें तो ध्वनि तरंग, ध्वनि हवा में, हवा में, जल के अंदर, जल के अंदर, और स्प्रिंग में, स्प्रिंग में भी चला अनुदैर्ध्य तरंग है, क्योंकि सीधा तरंग होता है ऐसे ऐसे। अगर आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। अनुप्रस्थ तरंगे केवल ऐसे माध्यम में उत्पन्न की जा सकती है जिसमें दृढ़ता हो। नहीं भाई, जल में तो दृढ़ता है भी नहीं, तब भी तो अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न होता है, तो ये गलत। जल में भी तो होता है। ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है, ये भी गलत है। कौन सा सही नहीं है, दोनों सही नहीं है। आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही नहीं है। हाँ सॉरी, ना तो 1 सही है और ना ही 2 सही है, ना तो 1 ना ही 2, दोनों में से कोई सही नहीं है। इसका मतलब यह है, क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सही नहीं है, ना तो 1 सही है और ना तो 2 सही है, ना ही 1, ना तो 1 और ना ही 2। 1 और 2 दोनों भी दे दिया है। चला यहाँ पर और को काट के या कर लो,
दोनों गलत है। क्वेश्चन कर कथनों पर विचार कीजिए। अनुप्रस्थ तरंगे केवल ऐसे माध्यम में उत्पन्न की जा सकती है जिसमें दृढ़ता हो। दृढ़ता मतलब दृढ़ बॉडी उस बॉडी को कहते हैं जिस पर बल लगाने पर उसके आकार में कोई परिवर्तन ना हो, उसको रिजिड बॉडी कहते हैं। अब बताओ जल जो है रिजिड बॉडी है? नहीं है। जल रिजिड बॉडी है, केवल लगा दिया है इसमें, केवल ऐसे माध्यम में उत्पन्न की जा सकती है जिसमें दृढ़ता हो। जल रिजिड बॉडी नहीं है। रिजिड बॉडी उस बॉडी को कहते हैं जिसको दबाया जा सके एकदम बढ़िया से देख लो, चला गड़बड़ नहीं करना। आप फिर कहता है ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य तरंग है। ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य तरंग थोड़े है, हवा में ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य तरंग है। जल के सतह पर अनुप्रस्थ है, जल के अंदर अनुदैर्घ्य है, ठोस में अनुप्रस्थ अनुदैर्घ्य दोनों है। तो ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण ये गलत है। ध्वनि तरंग अलग अलग माध्यम में ध्वनि तरंग का वेग अलग अलग होता है। इसीलिए चला जी आंसर हो जाएगा आपका ना तो एक सही है। एक मिनट रुक जा भाई, कौन सही नहीं है तो कौन, एक मिनट यार, कौन सही नहीं है तो ना तो एक सही है ना ही दो सही है। ठीक तो है, एकदम सही है। ना तो एक सही है और ना तो दो सही है। यहां ना तो एक और ना ही दो, यहां एक या दो दोनों कर दो। एक या दो दोनों यानी एक और दो दोनों नहीं, दोनों एक और दो दोनों गलत है। ना तो एक सही है और ना तो दो सही है। गड़बड़ नहीं करना, चला ना तो गड़बड़ा जाएगा। सर जी दो सही है। अच्छा ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य तरंग है, तुम लोग हमारे से डिस्कशन करिए लो। ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य तरंग है, ध्वनि तरंग हवा में अनुदैर्घ्य है, जल के सतह पर अनुप्रस्थ है, जल के अंदर अनुदैर्घ्य है, ठोस में अनुप्रस्थ अनुदैर्घ्य दोनों है। नहीं पढ़ा है तो थ्योरी पढ़ो। आंसर जे एक करेगा ध्वनि अनुदैर्घ्य है तो फिर बताओ द्रव के सतह पर क्या है? ध्वनि द्रव के सतह पर क्या है? अनुप्रस्थ हो जाएगा। इसे चलेगा, ध्यान से मारना। सही आंसर ना तो एक सही है ना तो दो सही है। अगला प्रश्न, गड़बड़ नहीं करना ना तो मामला गड़बड़ा जाएगा। अगला प्रश्न कहता है डैश की, चला क्वेश्चन वैसा है ही नहीं है कि तुम छेड़ो एकरा, एकदम ना छेड़ो इसे क्योंकि ये एनसीईआरटी है। डैश की वजह से आयनिक यौगिक का गलनांक और क्वथनांक अत्यधिक होता है क्योंकि उसके प्रबल बंधन होते हैं। अब प्रबल बंधन टूटवे नहीं करेगा जो गलेगा। आंसर बता दो जल्दी, तुम लोग मारिए देगा, जल्दी बता। दुर्बल अंतरायनिक, दुर्बल आयनिक की प्रबल अंतरायनिक आकर्षण भंग करने के लिए ऊर्जा की थोड़ी मात्रा की आवश्यकता होती है। प्रबल अंतरायनिक आकर्षण बल को भंग करने के लिए ऊर्जा की बड़ी मात्रा की आवश्यकता होती है। डी फॉर डॉग। प्रबल अंतर आणविक आकर्षण को भंग करने के लिए ऊर्जा की बड़ी मात्रा, प्रबल आकर्षण बल होगा तो ऊर्जा ज्यादा मात्रा में चाहिए। यही अगर कह देगा दुर्बल अंतर आणविक आकर्षण बल भंग करने के लिए ऊर्जा की कम मात्रा चाहिए, ये होता है कार्बनिक यौगिक में। याद रख लो, कार्बनिक यौगिक का गलनांक कम होता है। इसका गलनांक और क्वथनांक जो कम होता है, गलनांक और क्वथनांक कम होता है, गलनांक और क्वथनांक जो है कम होता है, उसका कारण है वो दुर्बल अंतर आयनिक आकर्षण बल को भंग करने के लिए ऊर्जा की थोड़ी सी मात्रा की आवश्यकता होती है। याद रखना, कार्बनिक यौगिक में दुर्बल बंधन बनता है जबकि आयनिक यौगिक में प्रबल बंधन बनता है। कार्बनिक यौगिक में दुर्बल बंधन बनता है जबकि आयनिक यौगिक में प्रबल बंधन बनता है। इसीलिए आयनिक यौगिक का क्वथनांक और गलनांक उच्च होता है। ठीक है, अगला 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 प्रश्न कहता है किसी चुंबक को गैल्वेनोमीटर से संयोजित करने पर बता क्या होगा आंसर। ए की बी, किसी चुंबक को गैल्वेनोमीटर से संयोजित कुंडली के अंदर गति कराए जाने पर कुंडली में धारा प्रेरित होती है। प्रेरित धारा इनमें से किस कारक पर निर्भर नहीं करती है? कुंडली के से चुंबकीय ध्रुव सामर्थ्य पर, कुंडली से संयोजित गैल्वेनोमीटर के प्रतिरोध पर, कुंडली के फेरों की संख्या पर, चुंबक की गति की चाल, इस पर निर्भर नहीं करती है। चला, कहता किसी चुंबक के गैल्वेनोमीटर से संयोजित कुंडली के अंदर गति कराए जाने पर कुंडली में धारा प्रेरित होती है। प्रेरित धारा किस पर निर्भर नहीं करती है? कुंडली से संयोजित गैल्वेनोमीटर के प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करती है। बाकी चला, स्ट्रेंथ बढ़ा दोगे तो बढ़ जाएगा, मैग्नेट का स्ट्रेंथ बढ़ा दोगे तो बढ़ जाएगा, गति बढ़ा दोगे तो बढ़ जाएगा, ज्यादा कटेगा तो ज्यादा जनरेट होगा। आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉल। बता
कोशिका में उपस्थित प्लाज्मा झिल्ली बना होता है चला किसका, प्रोटीन और लिपिड का, प्रोटीन और लिपिड का प्लाज्मा झिल्ली बना होता है, प्रोटीन और लिपिड का प्लाज्मा झिल्ली बना होता है। वसा अधिक ऊर्जा देता है, अधिक ऊर्जा देने का काम कौन करता है, वसा करता है। प्लाज्मा झिल्ली बना होता है किसका, प्रोटीन और किसका, लिपिड का, प्रोटीन और किसका, लिपिड का बना होता है प्लाज्मा झिल्ली। प्रोटीन और लिपिड जो है प्लाज्मा झिल्ली बना होता है प्रोटीन और लिपिड का। वसा अधिक ऊर्जा देता है, तुरंत ऊर्जा देता है कौन, ग्लूकोज। दैट्स द एंडिंग ऑफ योर क्वेश्चन, दैट्स द एंडिंग ऑफ योर क्वेश्चन। एक लास्ट क्वेश्चन हम चला तुमको